है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN। प्रधान आरक्षक रोशन लाल राजनेगी ने महाराजपुर थाने में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी है, जिसके चलते थाना प्रभारी ममता परस्ते के साथ समस्त स्टाफ के द्वारा उन्हें श्रीफल साल स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। श्री रोशन लाल के साथ उनकी पत्नी व पूरा परिवार भी मौजूद रहा। डोल बाजे की थाप पर नृत्य करते हुए उनके सहकर्मियों ने उन्हें विदाई दी। समय समय पर थाने के कार्यों पर स्टाफ के मार्गदर्शन की बात उन्होंने कही। 28 फरवरी को पुलिस कंट्रोल रूम मंडला में सेवानिवृत्त हेतु विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मंडला पुलिस में श्री रोशनलाल राजनेगी, प्रधान आरक्षक इकाई जिला पुलिस बल जिला मंडला के द्वारा पुलिस विभाग में दिनांक अगस्त 1984 से आरक्षक के पद पर पदस्थ होते हुए सेवा आरंभ की गई। विभाग में कुल 39 साल 6 माह सेवा के बाद सेवा निवृत्त हुए हैं। पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने उनके उत्तम स्वास्थ्य व सुखी जीवन की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। श्रीफल साल स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कहीं ड्यूटी करते हैं तो कभी ऐसा नहीं कि दिन भर से ड्यूटी कर रहे हैं, आदमी थोड़ा सा पस्त हो जाता है, पर इनके साथ करो तो बिल्कुल नहीं। इंजॉयमेंट से पूरी ड्यूटी निकल जाती है, पता नहीं चलता कि सुबह से शाम कैसे हो गया। अब रिटायरमेंट, आज नेवी मेजर का रिटायरमेंट का दिन है। आज उन्होंने बहुत अच्छा अपना 40 साल इस विभाग में बहुत अच्छे से निकाला, बहुत ही अच्छे से निकाला, हंसते हुए, ना ही किसी को कभी परेशान किए, ना कुछ। तो वो ऐसा रहा कि परिवार को भी खुश रखे, सब चीज़ को उन्होंने मेंटेन करते हुए अपना विभाग में अपना 40 साल का साल निकाला बहुत अच्छे से। विभाग में रहते हुए उन्होंने सभी को खुश रखा। कोई शिकायत आए, कुछ आए, उसको भी बहुत हंसते हुए उसको निकाल किया है सर ने। हमको तो इतना ज़्यादा अखर रहा है मुझे अपने थाने से कि मेरे हमारे नेवी मेजर जा रहे करके अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है सुबह आएंगे, प्रभात गश्त करेंगे, फिर थाने में बैठेंगे, फिर बताएंगे मैडम सब खैरियत है। अभी भी ऐसे लग रहा है। और अब ये तो एक नियम है, और तो अब रिटायरमेंट का समय है, तो अब हम आशा करेंगे कि अपने परिवार के साथ वो पूरा समय दें। अब उनके पास काफ़ी समय रहेगा, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी धर्मपत्नी की तो बात सुनते ही हैं, और ध्यान से सुने। जहाँ बोले वहाँ जाओगे। और परिवार को, बच्चों को, अपने नाती पोते सभी को साथ रहेंगे, उनके साथ खुश रहेंगे, यही आशा करती हूँ मैं मेजर के लिए। और क्योंकि अब जा जरूर रहे यहाँ से अपने विभाग से, पर हमको सेवा देंगे भैया, क्यों दोगे ना? अभी छुट्टी नहीं है गुरुआ वाले, रामबाग गुरुआ सकवा। रामबाग गुरुआ सकवा। नमस्कार काका। काका बोला तो नहीं दो। एक दूसरे की बात रखते हैं।
बैरागी सर आएंगे तो दिक्कत करेगा। बैरागी सर नमस्कार से काका। बस बनाते रहो। आ जाओ आरती आ जाओ आ जाओ कैसे पकड़े भैया के लगाने की का नौकरी लगी हमेशा स्वस्थ रहो आप, जल्दी आपकी तबीयत ठीक हो जाए। सुबह दौड़ान जाए करके। गाड़ी खुला यार खुला भी लगा दे कैसा लग रहा है आपको रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद तो अब अच्छा ही लग रहा है। काफ़ी साल सेवा किए हैं हाँ, तो अब एक पूरा समय आपका खैर महाराजपुर थाने में तो आपकी सेवाएं लेते रहेंगे, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे आप? नया क्या करेंगे अब? नया यही क्या करेंगे अब, घर गृहस्थी देखेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप और भाभी जी हमेशा स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। ठीक है।
शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष श्रीनिवास राव एवं प्रभारी कलेक्टर व सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने परीक्षा केंद्र अमलज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल महाराजपुर का औचक निरीक्षण किया। केंद्र में कन्याशाला महाराजपुर एवं नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल महाराजपुर के विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई पानी, बिजली, बैठक व्यवस्था, प्रकाश आदि की समुचित व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान को जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित रही। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा वीसी के माध्यम से राजस्व विभाग की पाक्षिक समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष की समाप्ति में बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए सभी अधिकारी राजस्व वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, भू राजस्व की वसूली के लिए सख्ती बरतें, बकायादारों को नोटिस जारी करें। वेयर हाउसेस, पेट्रोल पंप, मैरिज लॉन आदि का बकाया शीघ्र वसूल करें। सामान्य भविष्य निधि में अंतिम भुगतान के लिए IFMIS सॉफ्टवेयर पर EGPF के अंतिम भुगतान की नवीन प्रक्रिया लागू की गई है। इसके लिए विभिन्न कार्यालयों से संबंधित स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला योजना भवन में जिला कोषालय अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें सामान्य भविष्य निधि IFMIS सॉफ्टवेयर पर किस प्रकार की जा सकेगी, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रभारी कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने गेहूं उपार्जन 2025 से 26 एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संभागीय समीक्षा बैठक के संबंध में तैयारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी सभी तैयारियां पूर्ण करना सुनिश्चित करें। गिरदावरी, पंजीयन व उपार्जन केंद्र, बारदाना परिवहन व्यवस्था, भंडारण, प्रशिक्षण, FCI गोदामों की क्षमता, धान उपार्जन 2024 से 25 में किसानों, परिवहनकर्ताओं, गोदाम संचालकों के भुगतान की स्थिति, पात्र हितग्राहियों की KYC सहित अन्य निर्देश दिए। ग्राम माधोपुर ब्लॉक बिछिया में स्वसहायता समूह एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली 70 महिलाओं को होममेड अगरबत्ती निर्माण का 10 दिवसीय प्रशिक्षण 17 फरवरी से 26 फरवरी तक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती एवं मंदिर के विसर्जित फूलों से खुशबूदार अगरबत्ती बनाने और उद्यमी विकास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना दिवस के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत पंजीयन प्रक्रिया, आवेदन की संपूर्ण जानकारी, योजना के लाभ तथा योजना के तहत पात्रता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कर शासन की योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट ने शनिवार को विकासखंड मवई का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत पखवार में मत्स्य पालन की संभावनाओं को देखते हुए सहायक संचालक मत्स्य उद्योग को निर्देशित किया कि लोगों को मछली पालन के लिए प्रेरित करें और क्षेत्र को फिशरीज का हब बनाने का प्रयास करें। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार ITI मंडला, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मंडला, जिला रोजगार कार्यालय मंडला, जिला शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का आयोजन ग्राम पंचायत जंतीपुर मंडला में किया गया। इस अवसर पर 24 युवाओं ने पंजीयन कराया। प्राचार्य ITI श्री RS वर्कड़े के द्वारा युवा शक्ति मिशन की जानकारी दी गई। मंडला जिले के खटिया बफर क्षेत्र में पदस्थ वन रक्षक के साथ मारपीट और प्रताड़ना का मामला सामने आया है। पीड़ित वन रक्षक शिवम तिवारी ने आरोप लगाया है कि 12 फरवरी को कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी ही करंट स्टिक से उन्हें करंट लगाकर यातना दी। शिवम तिवारी ने पहले खटिया थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही है।
बताओ ना, हाथ दिखाओ जरा आप। दबा है क्या ये? यहाँ पे थी दबी, कुछ दबा है ये, पूरा करंट दिया था। सर मेरा नाम शिवंत बंदश है। मैं खटिया पास में अरस्त हूँ, बुखरजोल में विशेष कर्तव्य हैं। वहाँ मैं बंदशा के पद पर हूँ। मैं 12 तारीख को अपने कार्य से मंडला आया था, डिवीजन कार्यालय, अपना कार्य पूर्ण करने के लिए। उस समय भागीरथ ककोड़िया वहीं पर थे, इको सेंटर खटिया में डॉग स्क्वाड पर। इसने बोला कि मैं भी चलता हूँ मंडला। हम कहे चलो भाई साथी वाले चलते हैं साथ में। आया मेरी बाइक में आया, पर्सनल गाड़ी से। हमने अपना काम 3 बजे तक निपटाया अपने कार्यालय में। उसके बाद में हम वापसी होने लगे अपने कैंप के लिए, खटिया के लिए। इन्हें बोला नहीं चलिए, दोस्त के पास काम भी थोड़ा मिलना बहुत जरूरी है। खटिया में पहले रहा मेरे साथ, बोले वो उससे मिलना है, उससे कमरा ले गया मुझे। हम गए वहाँ, बैठे बहुत देर तक बैठ रहे। फिर लोगों ने बोले कि हकीकत है ये, हम भी ड्रिंक करते हैं, साथ में उसने ड्रिंक बुलवाई। हम 4 लोग थे, हम 4 लोग थे वहाँ पर। मैं, भागीरथ ककोड़िया और एक ये महेंद्र चौधरी कांस्टेबल है, वहीं मंडला थाने में परस्त हैं, पता नहीं कहाँ पर है वो। और एक खान करके हैं, वो भी कांस्टेबल हैं, वो भी परस्त हैं यहीं मंडला थाने में। हम चारों ने मिलकर ड्रिंक की वहाँ पर। जब ड्रिंक हो गई, शाम के 6 साढ़े 6 बज गए। हम ककोड़िया से बोला चलो भाई बहुत लेट हो गए, चलना है रूम। बिना बताया आए साहब को, सर अब्सेंट डल जाती है हमारे यहाँ पे पहुँचने के समय पे। तो उनने बोला ठीक है, खाना खा के चलते हैं। उनने फिर बनाया पुलाव, हम लोग पुलाव खाए और वापस फिर बहुत मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, ज्यादा हो गया। मुझे ऐसा लगा मुझे ज्यादा हो गया है। मैं 10 मिनट आराम कर लूँ, कच्चू आराम कर, हम भी आते हैं। हम लेट गए, हमें लग गई नींद। 10 बजे करीब रात में पहुंचे कमरे में वापस। और एकदम से आके इसका नाम महेंद्र चौधरी ने मेरे पलंग से खींचे नीचे फेंका और एक लात मारा। तो मेरे ओंठ में लगा सबसे पहले, खून बहने लगा, कपड़ा वपड़े फाड़ दिए ने मेरा। और भागीरथ ककोड़िया में करंट लगाने लगा और ये मेरे को जूते से मारा वहां पर। हमको समझ में नहीं आया कि क्यों कर रहे हैं जी। उसके बाद हम एकदम अचेत हो गए और इन्हें फिर मुझे उठाए हैं रात में। वही कहाँ कहाँ घुमाए पता नहीं। सुबह 4 बजे करीब हमको परवली नाका में हम वहाँ पड़े मिले। बस वहां पर जब मेरे को होश आया है तब इनने फिर मेरे को मारे हैं। तो वहाँ के जो लेबर थे बेचारे, फॉरेस्ट के लेबर, उनने बहुत इनको मना की कि मत मारो, क्यों मार रहे तिवारी साहब को, क्यों मार रहे भाई। तो पानी पिलाया, लेबर ने पानी पिलाया मुझे और इन्हें बहुत भी तरह मारे। अब समझ नहीं आया क्यों मारे इन लोगों ने। चलिए, चोट कहाँ लगी आपके और क्या किस चीज के ऊपर? ओंठ में लगी चोट हमको। ये पूरी पसली है यहाँ की, ये फूली हुई है पूरी अंदर ही। पीछे अंदर पेट में लात मारे थे, पीछे भी बहुत चोटें हैं। और जो हमें स्टिक मिली, हमको स्टिक मिली है करंट वाली, गश्ती करने की रात में जानवर नब टकराते हैं उसके लिए, उससे मुझे करंट लगाया गया इनमें। क्या कारण क्या है? कारण में ये लग रहा है मुझे सर कि भागीरथ ककोड़िया पहले से खटिया में पदस्थ थे, वो पिछले 7-8 साल से वहाँ होता। मैं अभी 5-6 महीने हुए मुझे वहाँ पर ट्रांसफर हुए खटिया में, विशेष कर तो मैं वहाँ होता है अधिकतर अवैध का खेत का अवैध खेत रेत बहुत निकलती है वहाँ। उसी में बहुत रोकथाम किया था। जहाँ से रेत निकलती थी वहां से हम पूरी जेसीबी से ट्रेंच बनवा दिया था, मैंने लाइन खुदवा दिया था। तो उनको कुछ चीजों से वहाँ टोटल रेत बंद हो गई थी अभी। ठीक है, लेकिन ये बताओ आपने इतना समय क्यों लगा दिया? 12 तारीख की घटना। हिम्मत नहीं थी बिल्कुल, कोई नहीं साथ में। 3-4 दिन तक प्राइवेट इलाज किया, अपने कमरे में रह के इलाज करवाया मैंने। ठीक है, हिम्मत नहीं हो पाई। दबाव किसी प्रकार का? जी दबाव देता था ना, मेरे को दबाव दिए थे इनने। चौधरी मेरे कमरे में गया था, क्या बोला कि तू देगा जवाब कर, मैं जाकर चमार हूँ, जाकर चमार हूँ, तू पंडित कुछ नहीं कर सकता, ST फंसाऊंगा तेरे को मैं। हम क्या चाहते हैं? कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोबारा ये बंदा 6 लोग ऐसा काम ना कर पाए। बस ये पुलिसगिरी दिखाते हैं और वसूली करता है। गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं, वसूली किया तो खुद देखा। अपने विभाग में आपने इसके लिए? जी हाँ, अधिकारी को बताया मैंने, अधिकारी भी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं रेंजर साहब को सूचना दिया था, रेंजर साहब मेरे कर रहे हैं कार्रवाई।
ठीक। पूरा नाम आपका और पद? मेरा नाम शिवम तिवारी, वन रक्षक हूँ मैं, बदलशिक पद पर पदस्थ हूँ मैं, खटिया बफर में। कुछ आरक्षक और एक रक्षक द्वारा पिटाई का मामला है, क्या है सारा मामला? ये एक आवेदन इस संबंध में आया है कि फॉरेस्ट गार्ड है, उनका कहना है कि उनके ही स्टाफ का एक गार्ड साथ में पुलिस का एक आरक्षक, इन लोगों ने शराब पी करके साथ मारपीट की और उसका कहना है कि हम लोगों ने सब बैठ के पार्टी की, तो कुछ विवाद हुआ, तो विवाद के बाद में मारपीट करके इसको कानून ज्यादा छोड़ के आ गए। इस तरह की क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? अब इसमें जांच का मैटर है, क्योंकि 12 तारीख घटना बता रहे हैं और आज करीब 13 दिन बाद उन्होंने एसपी कार्यालय में और 2 दिन पहले खटिया थाने में आवेदन दिया था। तो ये सब जांच का मैटर है कि इतने लंबे समय के बाद आवेदन क्या क्यों दे रहे हैं, क्या इनमें पुरानी दर्ज सही है, ऐसे बातें इसमें जांच की बात है। मंडला जिले के मोहगांव थाना इलाके के 4 विभिन्न ग्रामों से अपहरण हुई नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब करने में सफलता मिली है। बीते 6 महीने में 4 नाबालिग बालिकाओं का अपहरण के मामले दर्ज हुए थे। 2 मामले में आईपीसी की धारा 363 दर्ज किया गया और 2 मामले में भारतीय न्याय संहिता 137(2) दर्ज किया गया। एक नाबालिग बालिका को महाराजपुर थाना इलाके से, वही दूसरी बालिका को जबलपुर और 2 अन्य बालिकाओं को मेरठ और तेलंगाना से दस्तयाब किया गया। क्या मामला था सर, क्या कुछ कार्रवाई की? ये विगत 6 माह पूर्व में 363 के 4 मामले थाना मोहगांव में दर्ज थे, जिसमें पुलिस के द्वारा मोबाइल टावर लोकेशन सीडीआर प्राप्त करके इनको दस्तयाब किया गया है। चारों लड़कियों को वैधानिक कार्रवाई बाद उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। कुछ आरोपी भी सलाखों पीछे गए? इसमें 2 मामले हैं जिनमें धारा का इजाफा हुआ है, जिनमें आरोपी गिरफ्तार होकर के जेआर पर जेल दाखिल किया गया। मोहन टोला से पोंडी तक बाईपास लिंक मार्ग का निर्माण लाखों की लागत से किया गया, परंतु इस मार्ग को बनाए जाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इस मार्ग को सभी वाहनों के लिए खोल दिया जाए तो महाराजपुर में लगने वाली नो एंट्री से भारी वाहन चालकों को राहत मिल जाएगी। वहीं महाराजपुर में यातायात का दबाव कम हो जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। भारी वाहन समय पर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। वर्तमान में आंगन तिराहा में यू टर्न लेकर भारी वाहनों को जाना पड़ता है। जो भारी वाहन भोपाल, लखनादौन, नरसिंहपुर की तरफ से महाराजपुर आंगन तिराहा में यू टर्न लेकर रायपुर, नागपुर की तरफ जाते हैं, अनेकों बार यू टर्न लेते हुए भारी वाहनों के टायर फट जाते हैं, दुर्घटनाएं भी घटी है। अगर मोहन टोला से पोंडी बाईपास लिंक मार्ग को चालू कर दिया जाए तो महाराजपुर से भारी वाहनों को छुटकारा मिल जाएगा, वे शहर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। जबकि मोहन टोला से महाराजपुर तक 8 स्कूल भी है। अगर वाहनों को लिंक मार्ग से निकाला जाए तो दुर्घटनाओं की आशंका भी समाप्त हो जाएगी। मोहनटोला से पोंडी बाईपास लिंक मार्ग में कुछ मकान के जो यहां से वाहनों को निकलने का विरोध करते हैं, जिन्होंने मार्ग में बैरिकेड रखकर मार्ग को बंद कर दिया है, जो सर्वथा अनुचित है। प्रशासन को चाहिए कि जांच उपरांत इस मार्ग को सभी वाहनों के लिए चालू कराया जाए, जिससे भारी यातायात का दबाव, नो एंट्री, दुर्घटनाओं की आशंका से बचाया जा सके व लाखों रुपए खर्च करके मार्ग बनाया गया है, उसका उद्देश्य पूर्ण हो सके।
सर, मोहन टोला से पौड़ी लिंक मार्ग, जो कि मार्ग अभी अनुपयोगी है, और अगर इस मार्ग को चालू कर दिया जाए तो क्या फायदे होंगे इसके? इससे बहुत अच्छा रोड, तो बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, और ये रोड भी बाईपास का भी काम करता ही है। यदि यहाँ से अपना कुछ ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाए तो महाराजपुर एरिया का दबाव भी कम हो जाएगा, और जो गाड़ियाँ नो एंट्री में फंसती हैं वहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे जो फंसी रहती हैं गाड़ियाँ, वो वहाँ से डाइवर्ट होकर निकल जाएंगी। पर इसमें एक दिक्कत है कि बहुत लंबे ट्राला जो हैं वो नहीं निकल पाते हैं, पर छोटी गाड़ियाँ हुई 10 चक्का 12 चक्का, पिकअप, डंपर, ये गाड़ियाँ बहुत ईजी गोइंग वहाँ से मूव करके अपना घनसोर रोड पर निकल जाएंगी गाड़ी। तो कम से कम इससे महाराजपुर उपनगरीय क्षेत्र का दबाव भी कम होगा, और लोगों का समय भी बचेगा, और ईंधन की भी बचत होगी लोगों की। सर, जैसे कि आप सड़क के निर्माता भी हैं और सड़कों के विषय में आपको जानकारी भी है, अगर इस मार्ग को बनाया गया है और इस तरीके से अगर छोड़ दिया जाएगा तो इसमें आगे चल के क्या दिक्कतें होंगी, मार्ग की क्या स्थिति होगी? मार्ग तो लोगों को चलने के लिए बनाया गया है, लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। यदि उसको यहाँ पर उपयोग नहीं करेंगे तो बनाने का मतलब ही क्या है? ये बंद क्यों किया गया है सर इसको? अब कुछ लोग हैं जो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनको तकलीफ होती है, धूल उड़ती है थोड़ी सी। कुछ 100-150 मीटर टुकड़ा निर्माणाधीन है, वहाँ शायद फॉरेस्ट के कारण कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वो निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। पर उस 100-150 मीटर में भी गाड़ियाँ मोटरेबल हैं, ईजी गोइंग निकल जाती हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। पर कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने उस रास्ते को बंद कर दिया है, बैरिकेड्स लगा के, गाड़ियाँ निकल नहीं रही। आज ये स्थिति वहाँ से 4 व्हीलर भी नहीं निकल पा रही वहाँ से, ऐसा बैरिकेड्स कर दिए हैं वहाँ पर। सर, देखा गया है कि महाराजपुर में भी बहुत दबाव होता है जब नो एंट्री खुलती है। अगर इस मार्ग को चालू कर दिया जाएगा तो महाराजपुर को क्या फायदे होंगे? बहुत फायदा होगा। मेरे हिसाब से तो लगभग 70% दबाव कम हो जाएगा महाराजपुर का। वहाँ से ट्राला भले नहीं निकल पा रहे हैं अपने, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लोकल गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं, डंपर हैं, FCI की गाड़ियाँ हैं, जो बहुत सारी गाड़ियाँ नो एंट्री रुक जाती है वहाँ पर। यहाँ से निकलेंगी तो इजी गोइंग ट्रैफिक निकल जाएगा यहाँ से। ऐसा कोई रोड भी बहुत चौड़ा है, और वो बाईपास के हिसाब से ही रोड बनाया गया वहाँ पर, कि भविष्य में इसको बाईपास का उपयोग किया जाएगा, उसके हिसाब से ही रोड बनाया गया है। थैंक यू सर। लोगों की लापरवाही का खामियाजा अक्सर दूसरे भोगते हैं, जिनमें इंसान के साथ पशु पक्षी भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग AC कार्यालय के सामने छात्रावास के बाजू में सीवर टैंक को खुला छोड़ दिया गया, जबकि यह सीवर टैंक सरकारी विभाग DO कार्यालय के था। जिसमें घूमते हुए भैंस के झुंड से एक भैंस का बच्चा गिर गया। आसपास लोग तमाशबीन बन के सब देख रहे थे।
नगरपालिका को भी खबर की गई, परंतु गौ सेवक समाज सेवक रेणु कछवाहा को घटना के विषय में जैसे ही पता चला, बगैर देर किए रेणु कछवाहा घटना स्थल पर पहुंचकर पहले भैंस के बच्चे के गले में रस्सी बांधकर सुरक्षित किया, जिसके बाद जेसीबी मशीन से टैंक की छत को खुदवाया। अपने सहकर्मियों के साथ बड़ी मुश्किल से भैंस के बच्चे को सुरक्षित टैंक से बाहर निकाला। सीसीएन परिवार रेणु कछवाहा उनके साथियों को साधुवाद देता है, कृपया अपने सीवर टैंकों को, बोरवेल के गड्ढों व अन्य गड्ढों को खुला न छोड़े। लापरवाही सब हाँ कोई बच्चा नहीं गिरा बच्चा सब शंभू भैया लगा के इसका बजट मांगे सरकारी काम होता है। थोड़ा बी में कहाँ टूट गया था बी में सर, अपना परिचय सहित बताइए कि कल आपने एक बड़े की जान बचाई है, जो कि बहुत ही पुनीत का कार्य था, क्योंकि वह सीवर टैंक के अंदर था। कैसे आपने जान बचाई और कैसे आपकी ऐसी हिम्मत हुई? मैं रेणु कछवाहा विश्व हिंदू परिषद जिला गोरक्षक प्रमुख हूँ और कल मुझे सूचना मिली कि एक भैंस का बच्चा पड़ा जो एसी ऑफिस के सामने एक मल से भरे हुए टैंक में गिर गया था। उसका चेम्बर खुला हुआ था और जैसे ही मुझे सूचना मिली तो मैं तत्काल वहाँ पे पहुँचा रस्सी लेकर और उसकी सींग में रस्सी को बांध कर एक पाइप से ऊंचे पाइप से टीन सेट के पाइप से उसने उसको बांध दिया, जिससे उसकी गर्दन उठी रहे और उसको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो और वह तैर रहा था। तो सींग से रस्सी बांधने पर उसकी जो तैरने की जो ताकत थी वो भी थोड़ा सा कम हो गई, वो बढ़िया लटका रहा उससे और उसको तैरने में थोड़ा सा सहायता मिली। और इसके बाद हम लोगों ने जेसीबी बुलवाया और जेसीबी से टैंक का थोड़ा सा हिस्सा हम लोगों ने तोड़ा और तोड़ने के बाद से उस भैंस को जिंदा बचा लिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं एक संदेश आपके माध्यम से ये भी देना चाहता हूँ कि ये घटना पहली नहीं है, ऐसी हर महीने में लगभग 4 से 5 घटना होती रहती हैं। लोग टैंक बनाते हैं, उसका चैम्बर खोल देते हैं, जिसमें कभी कुत्ते गिर जाते, कभी बिल्ली गिर जाते, कभी गाय गिर जाती हैं और कभी कभी इंसान के भी गिरने का डर रहता है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप जो टैंक बनाते हैं उसको बिल्कुल न खोलें, उसका चैम्बर को बंद कर दें, नहीं तो आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिसमें कभी आपके ही परिवार के लोग, बच्चे लोग भी गिर सकते हैं, जिसमें बड़ी घटना का भी कारण बन सकता है। धन्यवाद। सर, आप लोगों के द्वारा यह पुनीत कार्य किया जाता है, जिसमें मूक जानवरों को भी आप बचाते हैं, इंसानों को आप बचाते हैं। सीसीएन परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। मंडला में कुछ ऐसी दवाइयों की दुकानें हैं जो बगैर डॉक्टर की पर्ची के धड़ल्ले से प्रतिबंधित दवाइयां ग्राहकों को देते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, चोरी छुपे नशीली दवाइयां बेच रहे हैं। ऐसे ही महाराजपुर स्थित मेडिको पैलेस दवा दुकान में खाद्य एवं औषधि विभाग, पुलिस, राजस्व की टीम के द्वारा छापा मारा गया, जहां बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां प्रतिबंधित सायरप गोली पकड़ी गई थी। विधि अनुसार कार्यवाही के बाद जब्त दवाइयों को पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया था। 27 फरवरी को खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा पंचनामा तैयार कर दवा दुकान संचालक के सामने समस्त प्रतिबंधित दवाइयों को पुलिस से स्वयं की अधिकार में लिया गया है। वहीं खाद्य एवं औषधि अधिकारी सुश्री तलवारे मैडम ने बताया कि समस्त दवाइयां लैब टेस्ट के बाद दवा दुकान के संचालक विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बता दें, इन दवाइयों में
नारकोटिक्स दवाइयां भी पकड़ी गई है। नशीले सायरप से उनके रैपर कवर फाड़कर अलग कर दिए गए हैं, जो बड़ा अपराध है। मैडम क्या नाम है, कहाँ से हैं आप और यहाँ पे जो आए हैं क्या कारण है? हम ग्राम पंचायत मोहनिया पटपरा की सरपंच श्रीमती जानवती सर होते हैं। हम लोग ग्राम से संबंधित वो कृषि से हरियाणा के लोग हमारे यहाँ आके और कब्जा कर रहे हैं, इसी की चर्चा में हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो शासकीय भूमि में कब्जा कर रहे हैं? जी सर। तो ऐसे कितने लोग हैं अभी कितने लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? 3-4 लोग हैं अभी तो। कितनी भूमि में कब्जा कर चुके वो? उन लोग खरीदे थे 21 से 22 एकड़ जमीन खरीदे रहे वहाँ। अच्छा। उसके अलावा उसके एवज में और ज्यादा भूमि पे कब्जा कर रहे हैं 50 एकड़ कब्जा कर लिए हैं। अच्छा। तो जब ग्रामवासी वहाँ जाते हैं, मतलब अवैध प्रकार के वहाँ कब्जा करने के लिए करके, तो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं वो लोग। अच्छा। तो अभी ये कितने दिनों से चल रहा है? बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी ऑब्जेक्शन अभी लिए आप लोगों ने। काम क्या करते हैं वो लोग? वो सभी। अच्छा ठीक है जी। यहाँ पे कोडीन और नारकोटिक्स की दवाई पाई गई है जी। तो इस दौरान हमने पूरी जो अवैध पाई गई है, इनके पास बिल्स नहीं है, परचेज बिल्स नहीं है इनकी, बिल्कुल नारकोटिक्स के, तो हमने इसकी जब्ती की है अभी जी, और फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब मैं दवाइयाँ कौन सी मिली? नारकोटिक्स नशे वाली दवाइयाँ थी? नशे के रूप में जी वो दवाइयाँ जी। ये आज का जो प्रकरण था उसमें मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपको बाद में मिल जाएगा। थैंक यू मैडम। ठीक है। आपकी फोटो वोटो खींचने में अच्छा नहीं लगा? चलो हाँ। बिना सील कुछ भी नहीं। अरे रे भाई में सील नहीं। ये भी हुई है? अच्छा। और इस दवाई में तो लेबल ही नहीं है कि कहाँ बेच रहे हैं कहाँ नहीं बेच रहे हैं, कुछ नाम नहीं है। बिना रैप की है, बिना रेपर की मालूम ही नहीं कौन सी है, तो वही बता पाएंगे ड्रग्स वाले इंस्पेक्टर जी। तो उसका इंजेक्शन है जी, इंजेक्शन की दवाई है जी, उसकी प्रेगनेंसी वाली है शायद। कौन है यहाँ? बाथरूम जाओ, वो ये बताओ अभी स्लीपिंग पिल मात्रा आपको देने का दे दिए, इतनी मात्रा रख सकते क्या? पर्चे में जाता है निश्चित मात्रा में आपको होगा ना उसका लाइसेंस, अंडरस्टैंड तो रख नहीं सकते। ये लिमिट में जरूर नहीं, ठीक है? पेट दर्द की बात, हाँ स्पाज़्म है, पेट दर्द। चले ना फटाफट करो, पूरा थाना को फुटवा के आए। वही उसी के जैसे उसके थे ना
ग्राम पंचायत मोहनिया पटपरा की सरपंच ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि ग्राम में कुछ लोगों द्वारा जो अन्य प्रांत के हैं, जिनमें रामकुमार चहल, जय भगवान चहल, अनिल चहल तीनों भाई हैं, जिन्होंने ग्राम की जितनी भूमि खरीदी है उससे अधिक शासकीय भूमि में अवैध कब्जा कर लिया है, जिसके कारण ग्राम के लोगों का निस्तार प्रभावित हो गया है। ये लोग आए दिन ग्रामीणों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, धमकी देते हैं। इनके द्वारा ग्राम के बड़े हिस्से में अवैध कब्जा किया जा चुका है। सरपंच ने बताया कि शासकीय खसरा 1043 रकबा 0.5700 हेक्टेयर आम रास्ता 1053 शामिल है, जिन्होंने अवैध कब्जा किया गया। आवेदकों ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए बताया कि उक्त लोगों से ग्रामीणों को खतरा है। इसकी शिकायत लिंगा पोंडी चौकी से की गई, परंतु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों के मन में रोष भी व्यक्त है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच की बात कही है। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं, क्या समस्या है? मेरा नाम निराल प्रसाद नंदा, ग्राम पंचायत मोहनिया पटपरा सरपंच। हम लोग यहाँ जो अभी एसपी साहब के पास आए, अभी मिलने के लिए कुछ आवेदन भी लेके आए हैं कि हमारे जो ग्राम में जो है अवैध कब्जे जो है कर रहे हैं ज़मीन को लेकर के। हरियाणा के लोग जो है बाहर से आए हुए हैं और उन लोगों का कहना है जैसे गाँव वाले जो है एकत्रित होकर के जिनको जो है हटाने की कोशिश करें, परंतु वो जो नहीं मान रहे हैं। अपने ग्राम में पौड़ी में लिंगा में जो है अपने चौकी प्रभारी जो है प्रवीण शर्मा द्वारा जो है उसको बुला कर के जो हम लोग कुछ घूस दे कर के जो है जनता को जो है परेशान कर रहे थे। जब गांव वाले जो वहाँ गाड़ी चल रहे थे तो रोकने के लिए गए वहाँ पर, तो उन लोग बात नहीं माने और लड़कों के जो है हावी हो रहे हैं और 4-5 लड़कों के ऊपर जो है कार्रवाई कर दी है उन लोग 60 गार्ड से, और बोल रहे हैं मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। और लगभग जो है ज़मीन उनके पास 60 से 70 एकड़ ज़मीन ही कब्जे है अभी वर्तमान स्थिति में। और 4-5 लोगों के जो है शिकायत दर्ज किए गए हैं। तो वो लड़के के कहना है, मतलब उनको कहना ये है कि कभी भविष्य में जो है आपको जो है नौकरी कभी नहीं लग पाएंगी, चपरासी लागू नहीं होंगे। इस प्रकार से उनका जो गलत बर्ताव करते हुए प्रवीण शर्मा के द्वारा जो है, और वो जो उसका भी वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिया है थोड़ी सी। अच्छा, तो ये जो आपके जो लड़के हैं ये आपके गांव के हैं? मेरे गांव के जी। तो इन लड़कों को धमका रहे हैं? धमका रहे हैं जी। अच्छा, रिपोर्ट भी लगा दी, इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है जी। सरपंच मैडम, आपने इसकी अपने अधिकारियों को जिला पंचायत में खबर की नहीं की? जिला पंचायत में तो नहीं की थे। नहीं किए हो? कि ग्राम की जमीन में कब्जा हो रहा है या अधिकारियों से ऐसा कुछ? अभी नहीं किए हैं, भविष्य में करेंगे इसको। ठीक। मैडम क्या नाम है, कहाँ से हैं आप और यहाँ पे जो आए हैं क्या कारण है? हम ग्राम पंचायत मोहनिया पटपरा की सरपंच श्रीमती जानवती सर होते हैं। हम लोग ग्राम से संबंधित वो कृषि से हरियाणा के लोग हमारे यहाँ आके और कब्जा कर रहे हैं, इसी की चर्चा में हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो शासकीय भूमि में कब्जा कर रहे हैं? जी सर। तो ऐसे कितने लोग हैं अभी कितने लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? 3-4 लोग हैं अभी तो। कितनी भूमि में कब्जा कर चुके वो? उन लोग खरीदे थे 21 से 22 एकड़ जमीन खरीदे रहे वहाँ। अच्छा, उसके अलावा उसके एवज में और ज्यादा भूमि पे कब्जा कर रहे हैं 50 एकड़ कब्जा कर लिए हैं। अच्छा, तो जब ग्रामवासी वहाँ जाते हैं, मतलब अवैध प्रकार के वहाँ कब्जा करने के लिए करके, तो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं वो लोग। अच्छा, तो अभी ये कितने दिनों से चल रहा है? बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी ऑब्जेक्शन अभी लिए आप लोगों ने। काम क्या करते हैं वो लोग? वो सब्जी। अच्छा, ठीक। पुलिस की बीट प्रणाली होगी और भी मजबूत। मध्य प्रदेश पुलिस में 1 मार्च से माइक्रोबीट प्रणाली का हुआ क्रियान्वयन। डीजीपी महोदयम प्र के निर्देशानुसार 1 मार्च 2025 से माइक्रोबीट प्रणाली के प्रथम चरण का क्रियान्वयन पुलिस के लिए कारगर होगी। माइक्रोबीट प्रणाली अपराधों की विवेचना एवं रोकथाम पुलिस का मूलभूत दायित्व है। पुलिस व्यवस्था को जनोन्मुखी बनाने,
अपराधों पर अंकुश लगाने, अपराधियों की ट्रैकिंग, सामुदायिक पुलिसिंग एवं बीट में निवासरत अपराधियों पर अंकुश रखने के दृष्टिकोण से बीट व्यवस्था को सुदृढ़ व प्रभावी क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में माइक्रो बीट प्रणाली लागू की गई है। मंडला में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने माइक्रो बीट की जानकारी दी है। सर, माइक्रो बीट पुस्तिका क्या है, किन सिद्धांतों पर काम करती है? अभी वर्तमान में जो थाना क्षेत्र होता है उसको बेहतर व्यवस्था के लिए बीट क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें आमतौर पर सब इंस्पेक्टर और एएसआई प्रभारी रहते हैं और उनके अधीनस्थ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लोग कार्य करते हैं। अब ये डीजीपी साहब के निर्देश के अनुसार माइक्रो बीट व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिसमें कि जो अभी अद्यतन बीट है उसको और छोटे छोटे हिस्सों में 2-2 मोहल्ले या 3-3 गाँवों में बांटा गया है और उसमें प्रत्येक पर एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जब एक पुलिसकर्मी एक क्षेत्र के लिए निर्धारित होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर नज़र रख सकेगा, वहाँ के जो अपराध हैं उनकी जानकारी उसको बेहतर तरीके से प्राप्त हो सकेगी और साथ ही आमजन के पास भी पुलिस से संपर्क करने का एक बेहतर स्रोत उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि उनको पता होगा कि उनके क्षेत्र का प्रभारी कौन है और किसके पास उनको तत्काल जाना है। इससे न सिर्फ आमजन को बेहतर सुरक्षित माहौल महसूस होगा, बल्कि हमारे लिए भी जो मॉनिटरिंग की प्रक्रिया है, जिसमें कि हम गुंडों पर, बदमाशों पर, आदतन अपराधियों पर नज़र रखते हैं और साथ ही ऐसे कई आसूचना के सोर्स होते हैं जिसमें कि हमारे यहाँ बाहर से आके लोग रह रहे हैं, चोरी होने की संभावना, या फिर कौन लोग हैं ऐसे वृद्धजन जो कि अकेले रहते हैं, या कहाँ पर लोग किसी शादी समारोह के कार्यक्रम में गए हैं तो वहाँ पर कोई ऐसे घर खाली तो नहीं है जिनको पुलिस को मॉनिटर करने की आवश्यकता है। इन सभी बिंदुओं को इसमें समावेश किया गया है और इसमें एक बीट पुस्तिका बनाई गई है, जिसमें कि सभी कांस्टेबल जब अपने क्षेत्रों में जाएंगे और आमजन से बात करेंगे, जिसमें उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से हम अपने थाना स्तर पर या जिला स्तर पर मीटिंग करते हैं, वो अपने मोहल्ला स्तर पर मीटिंग करेंगे, जिससे कि छोटी छोटी शिकायतें भी, जैसे कि कोई लगातार वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से गाड़ी चलाता है, हॉर्न बजाता है, किसी की वजह से आमजन को परेशानी हो रही है, किसी ने सड़क पे कब्जा किया है जिससे कि ट्रैफिक में व्यवधान हो रहा है, इन सभी बिंदुओं पर भी हम नज़र रख पाएंगे और एक बेहतर व्यवस्था पुलिस की, जिससे कि लोगों को पुलिस में विश्वास और बढ़े, हम ये प्रयास है कि माइक्रोबिट सिस्टम के माध्यम से दे पाएँ। थैंक यू सर।